ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, है ना। तो एक बार मेरे को बताना आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है क्या आपको, है ना? हेलो। यस सर। तो देखिए, इसमें एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में मैंने बताया था कि इट इज ए टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेटिंग या कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटीज एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी incurred ऑन अ पर्टिकुलर वर्क। यानी कि पर्टिकुलर वर्क के लिए जो भी अपन क्वांटिटी होती है या फिर उसमें जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक्स होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको ये वाले टर्म्स बताए थे कि एस्टिमेशन इज कैरिड आउट टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स। इसके लिए कुछ नीड्स होती है वो फुलफिल किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है, ये क्या होता है इसमें, फिजिबिलिटी जो होती है, इसमें फिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है कि कितनी फिजिबिलिटी होगी। ठीक है, और क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आइडिया लगता है कि कितने टाइम में ये कंप्लीशन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी कंप्लीशन वर्क के लिए, कंप्लीटिंग वर्क के लिए, वो अपन आइडिया लगा सकते हैं। और क्या है, अपन इसमें इसके थ्रू जो है अपन टेंडर इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। और अपन क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते हैं, अदर एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उसको अपन कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एंड और क्या होता है, ये हेल्प करता है इवेल्यूट वेयर देयर इज एनी बेनिफिट टू एक्सिक्यूट द प्रोजेक्ट। मतलब ये कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करने के लिए अपने को हेल्प करता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? इतने ये 6 पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो डाटा रिक्वायर्ड्स फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, यानी कि एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए कितने डाटा होते हैं। तो ये 3 टाइप के डाटा होते हैं जिससे अपन एस्टिमेट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ड्राइंग होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपने पास ड्राइंग होनी चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। ठीक है, और रेट होनी चाहिए। ये सारे 3 टर्म्स होंगे अपने पास, तब जाके अपन एक एस्टिमेशन अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग में जो है अपने पास प्लान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए, और क्या है, ये है लोकेशन होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए और डायमेंशंस होनी चाहिए। ठीक है, प्लान होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए, एलिवेशन, लोकेशन एंड डायमेंशंस। ये 5 जो अपने पास होने चाहिए, 5 फैक्टर जो है वो होने चाहिए अपने पास, जिससे अपन ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स अपने पास क्या बनाना है, कैसे बनाना हो तो होना चाहिए कम से कम। तो 2 टाइप के स्पेसिफिकेशन होते हैं, एक तो जनरल होता है, एक डिटेल्ड होता है। जनरल मीन्स नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क्स एंड मटेरियल। ठीक है, और डिटेल्ड क्वांटिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप, मेथड ऑफ वर्किंग। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो फिर भी आप एक बार इसको देख लो। यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब इकाई दर होनी चाहिए रेट की, हर आइटम की, उससे अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? 3M यानी कि मैन पावर, मशीन, मटेरियल। 3M ये रिक्वायर्ड है अपने को रेट, ये एस्टिमेट के लिए ये जरूरी रहते हैं, मैन पावर, मशीन, मटेरियल। ठीक है, इनकी रेट होनी जरूरी है। आई बात समझ में? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। मैंने टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में बताया था। अप्रोक्सीमेट होता है, एक डिटेल्ड होता है। अप्रोक्सीमेट में प्लिंथ एरिया मेथड होता है, क्यूबिकल रेट मेथड होता है, यूनिट रेट और टिपिकल वे मेथड। डिटेल्ड में रिवाइज एस्टिमेशन और सप्लीमेंट्री, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि फॉर कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट नो डिटेल्ड knowledge is read it and it can be done on the basis of a practical knowledge। ये हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिटेल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। और ये किसके लिए अपन डन करते हैं, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए
अपने को कि मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल अपने को मिल जाए, उसके लिए अपन ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हैं। इट हेल्प डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि ये डिसाइड करता है जो भी प्रोजेक्ट की क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो ये इसके द्वारा अपन अपने को हेल्प मिलती है। ठीक है, अब आता है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था, आपने किया भी था, और इसकी आपने टोटल रेट जो है कॉस्ट के कैलकुलेट कर दी थी। अब अपन देखते हैं, मतलब जो रफली अपन देखते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो कितना होता है, जनरली देखे तो 1000 टू 1500 स्क्वायर फीट। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1000 टू 1500 पर स्क्वायर फीट, यानी कि आपको पूछ ले कोई कि मेरे पास एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो चाहे वो 1 स्टोरी हो चाहे 2 स्टोरी हो, तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोले वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर आप बोल देते हो कि हमारे पास वो बोल दे तो अपने को यही है, इस बीच की अपने को रेट डिसाइड करनी है, 100 टू 15 स्क्वायर फीट। ठीक है ना, पर स्क्वायर फीट, 1000 टू 1500, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन चलते हैं, मेथड आता है प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए प्लिंथ एरिया मेथड क्या होता है, इसमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं, तो इसमें देखते हैं कि प्लिंथ एरिया जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन किससे, रेट ऑफ प्लिंथ एरिया, मतलब जो भी रेट ऑफ प्लिंथ एरिया की होगी उसी को अपन प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है वो अपने पास आ जाएगी। तो प्लिंथ एरिया होता क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। द बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी, यानी कि जो भी बिल्ट अप कवर्ड एरिया होता है बिल्डिंग का, वो फ्लोर लेवल पे यानी कोई भी स्टोरी पे हो, तो अपन उसे क्या बोल सकते हैं, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया देखा जाए तो इसमें मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये जो है ये मेरा क्या है, ये प्लॉट एरिया है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने बीच में जो है प्लॉट एरिया से थोड़ी सी मैंने डिस्टेंस पे अंदर की साइड मैंने क्या कर लिया, ये मैंने वॉल बना ली है ना, एक स्क्वायर वॉल बना लेते हैं। तो स्क्वायर वॉल से आउटसाइड से जो है, आउटसाइड से जो अपन लेते हैं डायमेंशन, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये मेरा जो होगा, ये एरिया जो है इसे अपन प्लिंथ एरिया कहेंगे। ठीक है, इसमें वॉल की जो वॉल है, वॉल का एरिया भी अपन कंसीडर करते हैं प्लिंथ एरिया में। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ में आया है, इसमें से कोई डाउट है क्या? अदिति एंड साउल बांद्रू, हेलो। नो सर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब ये जो एज पर IS 3861/2002 के अकॉर्डिंग है कि जो फॉर द पर्पज ऑफ प्लिंथ एरिया फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड, कौन से मतलब जो एलिमेंट है वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड किए जाते हैं और कौन से एलिमेंट है जो एक्सक्लूडेड किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एज पर IS 3861/2002 के अकॉर्डिंग जो प्लिंथ एरिया में जो कुछ एलिमेंट है जो इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसे जैसे कि मान लो कि ये बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी, कोई भी वॉल है जो मतलब प्लिंथ ऑफसेट है, माना कि ये जो ये, एक मिनट में आपको, ये जो प्लिंथ एरिया है यहाँ पे ये प्लिंथ की आउटर वॉल है। ठीक है, इस वॉल से अगर कोई भी अगर ऑफसेट में कोई और वॉल बनी हुई है, मान लो ये कोई वॉल बनी हुई है, कोई इधर वॉल बनी हुई है मान लेते हैं यहाँ पे, तो वो जो है वो अपन इसमें इंक्लूडेड नहीं करेंगे। ठीक है, फ्लोर लेवल पे इंक्लूडेड नहीं करेंगे, आई बात समझ में, उसको एक्सक्लूडेड करेंगे ओनली फॉर जो ये प्लिंथ एरिया वाली वॉल है यही अपन इंक्लूडेड करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। साफ्ट फॉर सैनिटरी वाटर
और वाटर सप्लाई और इंस्टॉलेशन और फायर फाइटिंग, एयर कंडीशनर डक्ट जो होती है और लिफ्ट जो होती है उसका अपन एरिया जो है इंक्लूड करेंगे। ठीक है। जो साफ्ट और सैनिटरी होती है, सैनिटरी की साफ देखिए कि आपने घर के बाहर की साइड जो लगी रहती है, तो आपको उसको डायग्राम डायग्राम देखना है तो आप एक बार गूगल क्रोम पे जाके देखिए। जो साफ्ट होती है सैनिटरी की, हमेशा घर के साइड में बाहर की साइड लगी रहती है। और वाटर सप्लाई के जो पाइप होते हैं घर के बाहर की साइड लगे हुए होते हैं। और क्या होता है, फायर फाइटिंग के लिए जो पाइप लगे हुए होते हैं वो। और एयर कंडीशनर जो डक्ट होती है, मतलब आपने देखा होगा होटल और बिल्डिंग में कहीं कहीं जो फ्लैट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो वहां पे बाहर की साइड जो है एयर कंडीशनर डक्ट जो लगी होती है वो, और लिफ्ट का जो एरिया होता है वो हमेशा अपन प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और स्टेयर केस, स्टेयर केस अगर इंटर जो अंदर वाली है, इंटरनली जो स्टेयर है उसको अपन जो है वो इंक्लूड करेंगे, और आउट वाली को जो है उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। आउट वाली जो स्टेयर केस होगी, जो मतलब प्लिंथ एरिया के आउटर होगी, उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। और अंदर वाले जो स्टेयर होगी उसको अपन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, प्लिंथ एरिया में। इन केस ऑफ ओपन वरांदा विथ पैरापेट वॉल, यानी कि कोई भी प्लिंथ एरिया में अगर मैं कह रहा हूँ ओपन वरांदा आ गया। ठीक है, ओपन वरांदा मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, आपने कहीं ओपन वरांदा देखा होगा जब भी कोई मकान बनाते हैं, तो अपन कभी कभी क्या होता है घर के बाहर बैठने के लिए ओपन वरांदा बनाते हैं, उसमें चाय वगैरह पीते हैं, चेयर लगा के बैठ जाते हैं, तो वो एक तरह से ओपन वरांदा होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अगर उसका 100% एरिया लेंगे, जब उसकी उसके ऊपर जो ओपन वरांदा होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है ना, उसका 100% एरिया इंक्लूड करेंगे यदि उसका जो ऊपर का एरिया है वो प्रोटेक्टेड होगा, है ना, ओपन वरांदा का। अगर ये कह रहा है, इसका मैं डायग्राम बताऊं क्या आपको, एक बार देखना इसके डायग्राम। ये देखियो, ये जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये सैनिटरी पाइप जो है ये वाली है ना। और सर कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक है स्क्रीन। दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट एक मिनट। नो नहीं सर। सर। अब दिख रहा है। यस सर। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली, ये ये जो है, ये क्या है, जो पानी के लिए जो पाइप्स वगैरह है, वो इसको अपन कह सकते हैं गार्बेज चूट, है ना, गार्बेज चूट इसको कह सकते हैं। और इसमें लिफ्ट के लिए भी लगी हुई होती है। अभी तो ये सैनिटरी पाइप है ना, सैनिटरी पाइप, या फिर अपन कह सकते हैं वाटर पाइप। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें स्टेयर केस, ये वाला स्टेयर केस है। ये अगर अंदर की साइड है तो अपन इसको इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में, अगर आउटर साइड है तो अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और ओपन वरांदा देख रहे हो, ये जैसे कि ये वाला है, अपन जब भी ओपन वरांदा है, अगर ये प्रोटेक्टेड है, अगर ये वाला जो है ओपन वरांदा प्रोटेक्टेड है, तो अपन इसको 100% एरिया जो है ये इंक्लूड करेंगे। अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं है यानी कि ऊपर से ओपन है, तो क्या होगा, अपन इसका 50% एरिया इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, ये बालकनी है ना, ये बालकनी है जो, ये अगर प्रोटेक्टेड है ना, अगर प्रोटेक्ट, ये देखो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, एक, ये जैसे कि ये वाला जो है ये प्रोटेक्टेड है बालकनी, तो इसका 100% इस बालकनी का जो है 100% एरिया अपन इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में। अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसका 50% एरिया जो है वो अपन इंक्लूड करेंगे, इसका 50% एरिया इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है एल्को, या फिर जो एल्को जो होती है उसको अपन भी, एक मिनट रुकना।
ये एल्कोव है। आपने घर में कभी पुराने घरों में देखा होगा कि अपन चूल्हा चौका करते हैं, उसके ऊपर चिमनी लगी हुई होती है ना, उसी को अपन एल्कोव बोलते हैं। या फिर जो पुरानी हवेलियां जो होती है, इसमें जो आग जलाया करते थे विंटर के टाइम में से हाथ सेकने के लिए या फिर खुद को सेकने के लिए, तो उसको अपन एल्कोव बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन इंक्लूडेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो कैसे इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको अभी थ्योरेटिकल पार्ट में बताता हूँ। रुकना है ना। देखिए, ये तो हो गया मेरे पास ओपन वरांदा का। ओपन वरांदा का मैंने बता दिया। ठीक है, अर्लियर द कोड वाज IS 3861 1966 व्हिच वाज अमेंडेड इन 2002। यानी कि जो ये कोड था, पहले जो कोड था वो कौन सा था, 1966 था, जो कि अमेंडेड कर दिया गया इन 2002 में, है ना। तो ये पहले 1966 था, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ओनली फॉर 2002 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो कोड है 2002 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना। इसमें देखिए नेक्स्ट आता है 100% एरिया ऑफ बालकनी प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अबव। अगर वो मैंने बताया बालकनी के ऊपर अगर प्रोटेक्टेड है बालकनी, तो उसका 100% एरिया अपन इंक्लूडेड करेंगे। अगर 50% एरिया तब इंक्लूडेड करेंगे जब वो बालकनी जो है अनप्रोटेक्टेड हो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन के लिए रूफ नहीं हो, मतलब अनप्रोटेक्टेड हो। समझ में आ गई बात। अब आते हैं इन केस ऑफ एल्कोव मेड बाय कैंटिलेवरिंग स्लैब। अगर एल्कोव के केस में अगर 25% ऑफ एल्कोव का एरिया अपन इंक्लूड करेंगे, अगर उसकी हाइट है 1 मीटर। आई बात समझ में। 25% एरिया जो है अपन एल्कोव का इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में जब उसकी हाइट कितनी हो, 1 मीटर। अगर 1 से 2 मीटर हाइट हो एल्कोव की, तब अपन क्या करेंगे, 50% एरिया अपन इंक्लूड करेंगे। अगर 2 मीटर से ज़्यादा हाइट है तो अपन 100% एरिया एल्कोव का जो है वो इंक्लूड करेंगे। मतलब उसके ऊपर कैंटिलीवर स्लैब होगी, यानी कि एक तरह से कैंटिलीवर ही आएगा, है ना। तो उस तरीके से अपन इसका एरिया अपन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एल्कोव का समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अब एक्सक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं करते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। एरिया ऑफ लोफ्ट। एरिया ऑफ लोफ्ट जो है वो अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अपन एक्सक्लूड रखते हैं उसको। ठीक है, और एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल लैंड। एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल लैंड जो है, सॉरी आर्किटेक्चरल बैंड और कॉर्निस, ये अपन इंक्लूडेड नहीं करते हैं। और एरिया ऑफ वर्टिकल जो सन ब्रेकर होते हैं उनको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। एरिया ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म, और क्या है, ओपन स्पाइरल हो गया, सर्विस स्टेयर केस हो गया, और एरिया ऑफ मम्टी, मशीन रूम और टावर और डोम्स, और ये जो है टेरेस, ये सब अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये एक्सक्लूड रखते हैं। इनको मैं बता देता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो एक बार आप देखिए, मैं वापस से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आपको एरिया ऑफ लोफ्ट दिख रहा है। हेलो, एरिया ऑफ लोफ्ट दिख रहा है। साउंड बादरू एंड अदिति। तो रहा है, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा बताओ एक बार। हेलो। ये लोग क्या ऊपर होता है जिस पे सामान रखते हैं उसको बोलते हैं? हाँ, ये देखो ना। हाँ, यही, ये जो है
ये लॉफ्ट है, मतलब जो अपन ऊपर नहीं बनाते, कभी कभी सामान रख लेते हैं, कभी कभी कोई वहाँ पे जो बच्चों के बेड लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए अलग से ऊपर बेड लगा दिए जाते हैं। तो ये जो कैंटिलीवर जो अपन ये बोलते हैं रूफ है जो अंदर की साइड में है ना, ये कैंटिलीवर जो स्लैब है, इसी को अपन एरिया ऑफ लोफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये एक्सक्लूड कर देते हैं अपन, इसको इसको इंक्लूड नहीं करते हैं प्लेन एरिया लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिया ऑफ कॉर्निस। ये जो है, ये अपन आर्किटेक्चर जो एरिया है इसको बोलते हैं अपन एरिया ऑफ कॉर्निस। ठीक है ना, ये एरिया अपन इंक्लूड नहीं करते प्लेन एरिया में। ठीक है, और एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर, कभी कभी आपने देखा होगा, या कभी भी जैसे कि जो विंडो होती है, विंडो के पास में सन ब्रेकर लगाए जाते हैं। तो सन ब्रेकर जो क्या काम करते हैं, जो सन को अंदर की साइड नहीं आने देते हैं, तो उनका एरिया अपन, जैसे कि यहाँ पे कोई विंडो है तो इस तरह से जो सन ब्रेकर लगा देते हैं अपन, मान लो ये सन ब्रेकर है और ये सन ब्रेकर है अभी के लिए, ठीक है ना, इस टाइप में जो सन ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो सन की जो रेज है डायरेक्टली विंडो के अंदर नहीं आती है। ठीक है ना, इसलिए इसका अपन एरिया इंक्लूड नहीं कर देते, इसका एक्सक्लूड रखते हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं ओपन प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी बीच में ओपन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अपन ये मॉल वगैरह में बीच में ओपन प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो वो अपन प्लेन एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और टेरेस है, ठीक है, टेरेस के केस में भी अपन ये, जैसे कि ये वाला कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि बैठने का बना दिया है, और ये वाला जो वुडन का बना लिया है, और ये सारा जो जो भी आइटम है वहाँ पे, जो भी है कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो अपन ओपन टेरेस पे जो भी बना हुआ है उस पर इनको वो इंक्लूड नहीं करेंगे किसमें, प्लेन एरिया में। ठीक है, और क्या हो गया, ओपन स्पाइरल स्टेयरकेस हो गया। अगर प्लेन एरिया के बाहर की साइड ओपन में अगर कहीं भी स्पाइरल स्टेयरकेस है, तो उसको अपन प्लेन एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ मम्टी, एरिया ऑफ मम्टी जो है वो अपन क्या है, यहाँ से देखिए ये वाला, ये जो है, ये अपन छत के ऊपर जो है, जब सीढ़ियों के ऊपर जो कवर किया जाता है, कोई स्लैब जो कवर किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ मम्टी, उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो साइड में जो बाहर की साइड आ रखा है, ये भी एरिया ऑफ मम्टी कहलाता है, इसको भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे प्लेन एरिया में। ठीक है, समझ आया? अब अपन देखते हैं ठीक है, इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट अपन कारपेट एरिया पे, कि कारपेट एरिया क्या होता है। कारपेट एरिया जो है कि द कवर्ड एरिया ऑफ द यूजेबल स्पेस, द कवर्ड एरिया ऑफ अ यूजेबल स्पेस ऑफ अ रूम एट एनी फ्लोर इज टर्म्ड एज कारपेट एरिया। यानी कि अपन कोई भी रूम का एरिया है, या फिर जो अपन उसको यूज में लेते हैं, वो सारा एरिया इंटरनली, अंदर का जो सारा एरिया है, और अपन वाल को यूज नहीं लेते तो वाल का एरिया छोड़ देंगे, जहाँ पे भी अपन कारपेट बिछा सकते हैं रूम में और उसको यूज ले सकते हैं, वो एरिया सारा क्या कहलाएगा, कारपेट एरिया। आई बात समझ में? इट इज मेजर्ड बिटवीन द वॉल्स टू वॉल्स विद इन द बिल्डिंग। ये वॉल के दोनों वॉल के बीच में अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, और इट इज द सम ऑफ एक्चुअल एरिया विच कैन बी कारपेट, मतलब वही एक्चुअल एरिया जिसमें कारपेट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपको कि ये जो प्लिंथ एरिया टोटल है ना, वॉल वाला अगर वॉल इंक्लूड कर देते हैं तो वो तो हो गया प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया से थोड़ा सा अंदर, जो अंदर वाली वॉल है, ये इंटरनली वॉल के अंदर जो है, अंदर वाला एरिया, ये देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये जो है ये मेरा कारपेट एरिया है। ठीक है, ये जो है ये मेरा कारपेट एरिया है।
ओनली फॉर जो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको बीच में, है ना, ये कॉलम्स का एरिया मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ये वाला एरिया जो है, ये मैं इंक्लूड नहीं करूंगा कारपेट एरिया में। ठीक है, बाकी जो भी जहाँ पे भी कारपेट अपन लगा सकते हैं या फिर अपना यूजेबल एरिया है, वो अपन उसे अपन क्या बोलेंगे, कारपेट एरिया। ठीक है, और ये नेक्स्ट जो बाहर वाला एरिया है, इसे अपन बोलते हैं फ्लोट एरिया। आई बात समझ में? ये एक तरह से मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, प्लान है ये मेरा, टॉप व्यू से देख रहा हूँ। ठीक है, साइड व्यू से नहीं देख रहा हूँ। समझ में आया क्या? हेलो, Yes, sir. कारपेट एरिया समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, अब इसमें इंक्लूडेड कौन कौन से कर सकते हैं कारपेट एरिया में। कारपेट एरिया में जो वॉल एरिया है ना, ये इंक्लूड नहीं करते हैं। और वरांदा है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉरिडोर इंक्लूड नहीं करते हैं। पासेजेस होते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं करते हैं। और एंट्रेंस हॉल होते हैं, एंट्रेंस हॉल वो इंक्लूड नहीं करते हैं। पोर्च जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टेयर केस है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टेयर कवर है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। और क्या है, साफ्ट हो गया, ये इंक्लूड नहीं करते हैं। बाथरूम बाथरूम ये इंक्लूड नहीं करते हैं। मशीन रूम जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। किचन वो इंक्लूड नहीं करते हैं। पेंट्री वो यूज नहीं करते। स्टोर रूम होता है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। और स्टोर कैंटीन जो होगी, और एसी डक्ट हो गए, और शाफ्ट हो गई, और सैनिटरी वर्क हो गया, वो सारा अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कारपेट एरिया में। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया अपना कारपेट एरिया। अब इसमें देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें दे रखा है कि जो प्लिंथ एरिया जो होता है, वो हमेशा 10 से 20% मोर देन होता है कारपेट एरिया के। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या? प्लिंथ एरिया जो होता है वो हमेशा 10 से 20% मोर देन होता है कारपेट एरिया के। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से? ठीक है, और कारपेट एरिया जो होता है, कारपेट एरिया वो क्या है, वो प्लिंथ एरिया माइनस एक्स प्लस वॉल एरिया। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स जो ये मैं बता रहा हूँ, ये वाले सारे आइटम ये एक्स में आ जाएंगे। और प्लस वॉल एरिया, वॉल का जो अपन एरिया है, वो जो अपन ने देखा था प्लिंथ एरिया में इंक्लूड कर रखी थी वॉल, तो वो सारा वॉल का एरिया। ठीक है ना, वॉल जो भी होगी उसका एरिया, तो वो प्लिंथ एरिया में अपन माइनस करेंगे ये दोनों, एक्स प्लस वॉल एरिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कारपेट एरिया। ठीक है, अब टाइप ऑफ बिल्डिंग और कारपेट एरिया कितना रहता है। ऑफिस बिल्डिंग के लिए, ऑफिस जो बिल्डिंग होगी उसके लिए 60 to 75% ऑफ प्लॉट एरिया, जो भी प्लॉट एरिया होगा उसका 60 to 75% है, वो अपन ऑफिस के लिए उसका कारपेट एरिया होगा। ठीक है ना, और रेजिडेंशियल के लिए कारपेट एरिया क्या होगा, 50 to 65% ऑफ प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया का 50 to 65% जो होगा वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कारपेट एरिया होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन फ्लोर एरिया पे। ठीक है, इट इज द प्लिंथ एरिया एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ वॉल्स। मतलब फ्लोर एरिया कौन सा होगा, जब अपन ओनली फॉर वॉल्स का एरिया प्लिंथ एरिया से निकाल लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये मतलब डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है, उस पे डायग्राम पे मत जाना। ये जैसे कि मेरा है, ये पूरा मैं कह रहा हूँ, ये मेरा प्लिंथ एरिया है। ठीक है, यहाँ ये दीवार से लेके ये वाला, और मैं कह रहा हूँ इस प्लिंथ एरिया से ये वॉल का जो एरिया है, ये अगर मैं माइनस कर देता हूँ, है ना, ये वॉल का एरिया जो मैं माइनस कर देता हूँ, तो जो पीछे बचा हुआ एरिया होगा, ये वाला अंदर वाला, इसको मैं कहूँगा फ्लोर एरिया।
इसे मैं क्या कहूँगा, फ्लोर एरिया। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सेटबैक एरिया, सेटबैक एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सेटबैक एरिया होता है कि जो भी अपन प्लेन एरिया के बाहर वाला जो एरिया होता है, और जो प्लॉट एरिया की प्लॉट एरिया लाइन जो होती है, और उसमें और प्लेन एरिया के बीच में जो एरिया होता है, वो मेरा क्या कहलाएगा, सेटबैक एरिया। ठीक है, कौन सा, मैं बता देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये सेटबैक एरिया है मेरा, प्लेन एरिया और जो प्लॉट एरिया है उसके बीच का एरिया। मतलब प्लॉट एरिया के माइनस में अगर प्लिंथ एरिया कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सेट बैक एरिया। आई बात समझ में? ये पूरा प्लॉट एरिया है, उस प्लॉट एरिया में ये बीच वाला मैं प्लिंथ एरिया माइनस कर देता हूँ, तो मेरा ये जो बचेगा व्हाइट व्हाइट लाइन वाला, ये सेट बैक एरिया बचेगा। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू कीप द कंस्ट्रक्शन अवे फ्रॉम रोड, वाटर बॉडीज, अदर बिल्डिंग्स। यानी कि ये डिस्टेंस जो होती है, सेटबैक डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होता है रोड का या वाटर बॉडीज का या अदर बिल्डिंग का, उससे थोड़ा दूर रखने के लिए सेटबैक डिस्टेंस का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? जब भी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें अपन जो है सेटबैक थोड़ी डिस्टेंस से बनाते हैं, मतलब रोड से भी थोड़ा डिस्टेंस से, और अदर बिल्डिंग से थोड़ा डिस्टेंस से, और रोड पे कोई भी वाटर बॉडी या फिर नाली वगैरह या कोई बड़ा नाला है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए अपन जो है बिल्डिंग बनाते हैं। उससे ही वो डिस्टेंस ही सेटबैक डिस्टेंस, या फिर उस एरिया को अपन क्या, सेटबैक एरिया कहेंगे। ठीक है, समझ में आएगा? ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो? Yes, sir. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? एरिया दैट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू द बिल्डिंग, अराउंड द बिल्डिंग और बिटवीन द बिल्डिंग इज टर्म्ड एज सर्कुलेशन एरिया। मतलब सर्कुलेशन एरिया वो हो गया कि ये एरिया पीपल के मूवमेंट के लिए होता है, और जो भी है बिल्डिंग में मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है ना? उसी ही अपन के जहाँ पे भी अपन मूवमेंट कर सकते हैं, वो एरिया अपना क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन एरिया। जैसे कि लॉबीज हो गया, है ना, कॉरिडोर हो गया, स्टेयर हो गया, या फिर लिफ्ट हो गया, या लैंडिंग हो गया। यानी कि जहाँ अपन बार बार अपन आ जा रहे हैं, जिसके थ्रू आ जा रहे हैं, जहाँ पे पीपल का आना जाना हो रहा है ज्यादातर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, जहाँ से अपन सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया, लॉबी हो गया, कॉरिडोर हो गया, स्टेयर हो गया, और लिफ्ट हो गया, और लैंडिंग। जो स्टेयर में बीच में जो लैंडिंग आती है, वो लैंडिंग के साथ। अब सर्कुलेशन एरिया जो है वो क्या होता है, एक तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया है ना, जैसे कि स्टेयर केस हो गया या लिफ्ट हो गया, इसे अपन वर्टिकुलर सर्कुलेशन एरिया में कंसिडर करते हैं। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो कॉरिडोर हो गया, एक पासेज हो गया, और बालकनी होगी, और वरांडा हो गया, और लॉबी हो गई। ठीक है, और हमेशा जो वर्टिकल जो सर्कुलेशन एरिया होगा, वो कितना होगा, वो प्लिंथ एरिया का 3% होगा। कैलकुलेशन करने के लिए अपन इन्होंने डाटा दिए है कि वर्टिकुलर सर्कुलेशन एरिया जो होगा वो 3% और प्लिंथ एरिया का होगा। मतलब जितना प्लिंथ एरिया होगा उसका 3% जो होगा, वो मेरा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया क्या होगा,
वो 7% ऑफ प्लिंथ एरिया होगा, यानी कि प्लिंथ एरिया का 7% जो भी एरिया होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होगा। ठीक है, इतना तो मतलब ये इसकी वैल्यू है, इतना तो अपने को लेना ही लेना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब देखो फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया टू द टोटल फ्लोट एरिया। मतलब जो भी पूरा फ्लोर एरिया होगा उसमें से अपन फ्लोट एरिया का डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? फ्लोर एरिया रेशियो आ जाएगा, यानी कि FAR वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, FAR वैल्यू, इसे अपन बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल दे दिया। ये फ्लोट एरिया है जो 2000 स्क्वायर मीटर है, और ये फ्लोर एरिया है जो 1000 स्क्वायर मीटर है। अब फ्लोर एरिया रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फ्लोर एरिया अपॉन फ्लोट एरिया डिवाइड कर दूंगा। फ्लोर एरिया कितना है? 1000, और फ्लोट एरिया कितना है? 2000, यानी कि फ्लोट एरिया तो हमेशा ज़्यादा ही होगा सबसे, फ्लोर एरिया से भी ज़्यादा होगा, तो हमेशा क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 1 से कम आ जाएगी, तो 1/2 0.5, तो इसकी जो है दैट मीन 50% एरिया इज फ्लोर एरिया। आई बात समझ में? तो ये इसका जो फ्लोर एरिया वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 0.5। अगर परसेंटेज में निकाले तो उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50% एरिया। ठीक है ना, वो किसका? फ्लोर एरिया। ठीक है, ये जो 50% एरिया होगा ये फ्लोर एरिया होगा। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन ये क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, ये अपन कल देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, हेलो हेलो, Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. ठीक है, अगर कुछ पूछना नो है, सर। अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ अभी तक जहाँ तक पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे ओके को सर। बता दो। Sir, PDF share कर दो. हाँ, मैं PDF शेयर कर दूंगा। और कुछ? ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।